बड़ा शॉर्ट समरी कर देता हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, मेनली ये प्रॉब्लम है। मैं शॉर्ट में समरी कर देता हूँ जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने देखा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है? इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितने पॉइंट्स पिक किए थे हम लोगों ने जो मूविंग पॉइंट है? एक ही बॉडी है जो 3 पॉइंट्स कर। की पॉइंट है जो मूविंग है, एक ही बॉडी है जो मूविंग है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस दो अलग अलग है, ठीक है। आप कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए। यस दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास। अब इन्हें कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं एक बार। इस सेम पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या होगा अगर यहाँ से मार्क करते हैं इसको, ये बना वेक्टर, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ऑरिजिन से पॉइंट तक का जो मिलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ओके इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओ बोला है, एक्स ओ वाई बोला है इसको, ठीक है। हाँ जी बन गया एक्स प्राइम, ओ प्राइम, वाई प्राइम, एक्स डैश ओ डैश वाई डैश कह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर क्या दिखाई दे रहा है? इस ऑरिजिन के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है? ओ डैश को क्या दिखाई दे रहा है? सर ओ डैश लेके पी तक। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आर वेक्टर हाँ आर वेक्टर कॉमा ओ ओ डैश, डैश। मतलब पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश। और ये सर वाला ओ है, डैश को पी नहीं होएगा? अगर ओ डैश कॉमा पी बोलेंगे तो ओ डैश का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पी बन जाएगा। वो डिपेंड करता है कि वेक्टर किधर को पॉइंट कर रहा है। सर लेकिन एक्स एक्सिस तो वो नहीं है, एक्स एक्सिस तो ओ डैश से है। हाँ, एक्स एक्स एक्सिस है, एक्स डैश जो है, ये जो पोजीशन बता रहे हैं, पोजीशन किसका? हम लोगों ने इसको कैसे डिफाइन किया? पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश। पी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश। ये हम लोगों ने डिफाइन किया है, सिंबल को हम लोगों ने ये डिफाइन किया है। सिंबल तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं अभी। पोजीशन ओके रिस्पेक्ट टू ओ डैश, और ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। क्लियर है? एक थर्ड हाँ वेक्टर जी वो होगा पोजीशन ऑफ ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ। ओ। ऐसा दिखाई देगा। वो किस तरफ पॉइंट करेगा? ओ डैश की तरफ या ओ की तरफ? किस तरफ पॉइंट करेगा यारो? सर सर वो ओ डैश की तरफ पॉइंट करेगा। ओ डैश की तरफ पॉइंट करना चाहिए। तब इसको बोलेंगे आर वेक्टर ओ डैश, पोजीशन ऑफ ओ। सर ओ पोजीशन नहीं ऑफ ओ लिखेंगे? डैश, पोजीशन ऑफ ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ। नहीं सर आपने उस दिन वो लिखवाया था पोजीशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट। हमें ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ चाहिए। ओके पोजीशन ऑफ ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ। कंबाइन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? अगर कंबाइन किया जाएगा इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ये क्या बन जाएगा? किन दो के एडिशन से थर्ड वेक्टर बन रहा है हमारे पास? हेड टेल अरेंजमेंट देखते हैं तो आर ओ डैश ओ और आर पी ओ डैश, ठीक है। आर ओ डैश ओ प्लस आर पी ओ डैश विल गिव यू आर पी ओ। आर पी ओ विल बी इक्वल टू आर पी ओ डैश प्लस आर ओ डैश ओ। ओ डैश हाँ जी एडिशन के टाइम किसी को भी पहले किसी को भी बाद लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव होता है एडिशन, किसी वेक्टर को पहले लिख सकते हैं। आर पी ओ इक्वल्स टू आर पी ओ डैश प्लस आर ओ डैश ओ। क्लियर? इस वाले टर्म को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास रिजल्ट? इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे तो बन जाएगा आर पी ओ माइनस माइनस क्या आ जाएगा? आर ओ डैश ओ, दिस इज इक्वल टू आर पी ओ डैश। आर पी ओ डैश। तो यही अल्टीमेट रिजल्ट है हमारे पास। हाँ जी चेक करो, ये रिजल्ट था पिछली बार भी। हाँ जी सर यही था। इसको पढ़ते कैसे, इसको रीड कैसे करते हैं? पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस पोजीशन ऑफ ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश। पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश निकालने का ये मेथड है हमारे पास। पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, पी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस पोजीशन ऑफ ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है? और यस सर। ये चीजें क्या थी? ओ क्या था, ओ डैश क्या था, पी क्या था?
ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग देख रहे हैं, जो मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट पी है। हाँ जी। स्टेशनरी ऑब्जर्वर, कोई रुका हुआ ऑब्जर्वर या फिर ग्राउंड हो सकता है, ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर या फिर ग्राउंड है ये। ओ, ओ है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और ओ डैश है मूविंग ऑब्जर्वर। क्लियर? यस सर। ओ डैश है मूविंग ऑब्जर्वर। ओ है स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ओ डैश है मूविंग ऑब्जर्वर, पी है ऑब्जेक्ट। ये रिजल्ट्स पूरा अच्छे से क्लियर है। इसी को अगर यस सर। शेड करते जाएंगे हम लोग तो हमारे पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। क्या है? आर पी ओ डैश, मतलब पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस पोजीशन ऑफ ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी बन जाता है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू With respect to O वेलोसिटी ऑफ minus velocity of O with ओ O डैश। dash with respect to O. यही होता है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। बस टू डायमेंशन यूज करेंगे, दैट मींस 2D यूज करेंगे वेलोसिटी में आई कैप और जे कैप दो कंपोनेंट्स होगा। Okay. ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन हर एक में वैलिड है। रिलेटिव वेलोसिटी पी का विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, मतलब एक ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर, वहां पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू अ मूविंग ऑब्जर्वर, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन बन जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, Okay sir. एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब मूविंग ऑब्जर्वर जो है वो एक्सेलरेट भी कर रहा हो। अगर मूविंग ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करता है तभी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती है। तो इसके हिसाब से दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है हमारे पास। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ऑब्जर्वर के साथ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोगों ने बनाया था ना, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बनाया था एक्स ओ वाई और एक्स डैश ओ डैश वाई डैश, इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कि वो कैसा देख रहा है, उससे कितनी कितने डिस्टेंसेज है, क्या वेलोसिटीज है, इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर एक ऑब्जर्वर का अपना अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो उसके साथ साथ ही चल रहा होता है, ये रुका हुआ होगा तो रुका रहेगा। ठीक है, एक्स ओ वाई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स डैश ओ डैश वाई डैश दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसे कैसा दिखाई दे रहा है, किस ऑब्जर्वर को कैसा दिखाई दे रहा है, वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका। ठीक है, फ्रेम ऑफ Yes. मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस उसके साथ लगा हुआ है, एक्स ओ वाई या फिर एक्स डैश ओ डैश वाई डैश, ये दो टाइप के होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है इनर्शियल, एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल उसको बोलते हैं जहां पर कि एक्सेलरेशन ऑफ ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ ये जीरो होता है। मतलब जो फ्रेम है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, वो फ्रेम या तो रुका हुआ होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। फ्रेम में एक्सेलरेशन नहीं है, फ्रेम का एक्सेलरेशन नहीं है। जो मूविंग ऑब्जर्वर है उस मूविंग ऑब्जर्वर को एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं उसको? इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम उसमें एक्सेलरेशन ऑफ ओ डैश ओ इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलने का मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ ओ डैश विद Is रिस्पेक्ट not नॉट इक्वल टू is not equal to 0. एक्सेलरेटिंग फ्रेम। कोई सा भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये याद रखना। एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
accelerating frame of reference is called as non-inertial frame of reference. Accelerating frame of reference is called as non-inertial frame of reference. शॉर्ट फॉर्म में कई बार NIF लिख देते हैं, सिंपल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, NIF नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल, ठीक है। यहां तक की थ्योरी कॉपी हो गई। कर रहे हो सर। होगी सर। हो गया? यस। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, तुम बताना है कौन सा इनर्शियल फ्रेम है, कौन सा नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कुछ एग्जांपल्स में देख लेते हैं इनर्शियल कौन सा है, नॉन इनर्शियल कौन सा है। सो फॉर एग्जांपल एक ट्री है, ट्री तो नहीं लग रहा है, खैर चलो कोई ट्री है, थोड़ा बेटर ट्री बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन है जो बाइक से जा रहा है, एक कार से जा रहा है, मतलब या दो कार ही मान लेते हैं, दो कार है, एक कार ए एक कार बी। एक की वेलोसिटी बता रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की वेलोसिटी बता रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक है जो कि स्टेशनरी कार ही मान लेते हैं, ये कार सी है जो स्टेशनरी है, रुका हुआ है। इनमें से कौन सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कौन सा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इन तीन में से कौन सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कौन सा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सर स्टेशनरी इनर्शियल है, ठीक है, स्टेशनरी एंड ए एंड बी से नॉन इनर्शियल है। क्यों? सर ये भी इनर्शियल है क्योंकि सर इनकी इनकी वेलोसिटी इनर्शियल है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी वैल्यू। हाँ, कांस्टेंट है सर। इनमें कोई एक्सेलरेशन नहीं बता रखा, तो ये सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम है, इनमें से कोई सा भी नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है। नॉन इनर्शियल वो होता है जो कि एक्सेलरेटिंग हो। अब मान लो कि एक एप्पल यहां से गिर रहा है, ट्री से एक एप्पल गिर रहा है, और ये एप्पल इनकी मोशन को स्टडी कर रहा है। एप्पल एप्पल स्टडी कर रहा है मोशन ऑफ कार ए एंड कार बी। या एप्पल के ऊपर कोई इंसेक्ट इंसेक्ट भी साथ में लगा हुआ है, वो गिर रहा है साथ साथ में, अब वो मोशन ऑफ कार ए कार बी को स्टडी कर रहा है। अब क्या है, अब ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जर्वर कौन है। अब ये सारी कार्स जो है ये ऑब्जेक्ट हो गए, ये कार ऑब्जेक्ट है जिसको स्टडी कर रहा है। ऑब्जर्वर कौन है, जो फॉलिंग एप्पल के साथ कोई इंसेक्ट हो सकता है, तो ये ऑब्जर्वर का फ्रेम है। ओके। एप्पल किस तरह का फ्रेम होगा,
इनर्शियल नॉन इनर्शियल? सर एप्पल, सिर्फ फॉलिंग। एप्पल फॉल कर रहा है। हाँ फॉलिंग है। सर इसकी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होएगी सर। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगी, ठीक है। सर नॉन इनर्शिया सर नॉट इक्वल टू 0 9.8 से आ रही होगी ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये नॉन इनर्शियल। कोई हाँ बंदा जी। अगर बिल्डिंग से गिर रहा हो, टावर से गिर रहा हो, तो वो बंदा जो देखेगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। या कोई एक्सेलरेटिंग कार है, कार की अगर एक्सेलरेशन बता रखी हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो कार भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी। एक्सेलरेशन होना ज़रूरी है। हाँ जी। किसी और कार की अगर एक्सेलरेशन पता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई एलिवेटर की बात अगर करते हैं, एलिवेटर है, लिफ्ट है, अगर कोई एलिवेटर है, एलिवेटर की अगर स्पीड बता रखी है v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, तब ये क्या होगा, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड रखा है, सर ये सर नॉन इनर्शिया। ये इनर्शियल होगा। सर बिकॉज वेलोसिटी वेलोसिटी, तो कांस्टेंट नहीं होगी सर, ऊपर जाके सर कम होएगी सर वेलोसिटी, पर एट सम टाइम सर वेलोसिटी ये जब जीरो भी हो जब जाएगी। जब एलिवेटर के बारे में होता है ना, एलिवेटर में ऐसा नहीं होता। एलिवेटर में अगर लिख दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा होगा, उसकी वेलोसिटी कम नहीं होगी। बिकॉज वो बाहर से इलेक्ट्रिकली इसको पुल किया जा रहा है, बाहर से एक लगातार फोर्स है जो उसको इतनी स्पीड से मूव करा रहा है। जैसे कार की स्पीड बताई ना, कार की स्पीड बताई 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर से ही चलता जा रहा है। फ्रिक्शन तो है नीचे से, नीचे रोड से फ्रिक्शन तो लग रहा है इसके ऊपर, बट क्या है कि इसमें लगातार सोर्स ऑफ एनर्जी है इसके पास। कौन सा है? बर्निंग ऑफ पेट्रोल। एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो इसको कंटिन्यूस सेम स्पीड से मेंटेन रख सकता है। जब लिखते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड, ये एज्यूम करके चलना है कि वो उतनी स्पीड से कांस्टेंट मूव कर रहा है, जब तक उसको बताया नहीं गया, अनलेस एंड अनटिल कि तुम्हें मेंशन नहीं किया गया कि कुछ अलग से उसमें हो रहा है। तो उसने सिर्फ वैल्यू बताई कि v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड या 50 किलोमीटर पर आवर, तो उतनी स्पीड से वो चलता रहेगा, उसकी स्पीड कम नहीं होगी। हाँ जी एलिवेटर में सर। एलिवेटर में भी और इसमें सब में ऐसी है, अगर मूविंग बॉडी, हाँ जी सर एलिवेटर का तो पता है सर इसमें। ये नॉन फ्रीली फॉलिंग इनर्शिया। बॉडी नहीं है। अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगा तो उसका स्पीड चेंज होगा। सिंपल तुमने थ्रो कर रखा है किसी चीज को, तो उसकी स्पीड चेंज होगी, उसमें एक्सेलरेशन होगा। बट जब एलिवेटर है तो पूरा एक चेन लगा हुआ है, पूरा कनेक्शन लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कर रहा है और वो उसको मूव करा रहा है। ठीक है, तो वहां पे स्पीड को मेंटेन रख सकता है वो। हाँ जी सर 2 मिनट नोट कर लो सर क्वेश्चन। नोट कर लो। डन सर। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम पूरा क्लियर होगा, किसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे, किसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे। ये थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अभी सिर्फ बता रहा हूँ, वो हम लोग स्टडी करेंगे किसी और चैप्टर के अंदर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तुमने सुना होगा ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।
3 लॉज होते हैं न्यूटन्स के। पहला होता है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में होता है कि किसी बॉडी को अगर मूव कराना है तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी है, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। मतलब हाँ जी। रेस्ट वाले बॉडी को अगर तुम्हें मूव कराना स्टार्ट करना है, तुम्हें जब भी एक्सेलरेशन चाहिए तो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऑलरेडी मूविंग है तो मूव करता ही रहेगा जब तक तुम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। इसकी रिक्वायरमेंट है फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होना जरूरी है। ये फर्स्ट लॉ होता है। सेकेंड लॉ होता है एफ इक्वल्स टू एम ए, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड थर्ड लॉ होता है इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट। ये तीन चीजें तुमने थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा होगा। हाँ जी। ये हम लोग पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इसको। ये बस मैं काम से बता देता हूँ कि ये लॉ फेल कब होता है, ये लॉ कब वैलिड नहीं है। तो न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डायरेक्टली तुम यूज करना चाहोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो वैलिड नहीं होता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड डायरेक्टली वैलिड नहीं होता। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड डायरेक्टली। इसको वैलिड बनाने के लिए हम लोगों को थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ता है। एक नए टाइप का फोर्स हम लोग अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। इसको अगर इंक्लूड कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे, इसको इंक्लूड कर लेने के बाद हमें वो वैलिड बन जाता है। बट अगर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे और सिर्फ रियल फोर्सेस को स्टडी करेंगे, रियल फोर्सेस, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता है फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बस एक छोटी सी ओके। जानकारी है, बस जान लो ये बात, इसको समझेंगे बाद में। और रियल फोर्सेस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड in non-inertial frame of reference. Only considering the real forces, Newton's laws of motion is not valid for non-inertial frame of reference, but it is valid for inertial frame of reference. ओके। To make it valid, we define a new type of force called as pseudo force. तो उसके बाद वो हो जाएगा। यहाँ तक की बातें हो गई कंप्लीट। अब जहाँ पे हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक हम लोग करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन पे वापस लौट आते हैं हम लोग। रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, ठीक है। तो हमारा जो मेन रिजल्ट है वो ये है, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू अ मूविंग ऑब्जर्वर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर या फिर ग्राउंड हो सकता है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओ को हम लोग ग्राउंड मान सकते हैं, ग्राउंड हमेशा स्टेशनरी एज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ, किसी का भी लिख देते हैं, कार का लिख देते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ कार इज 3 i कैप प्लस 8 k कैप, एंड वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर equals to 5 i cap minus 7 j cap या plus 7 j cap, plus 7 j cap. Find velocity of car with respect to helicopter. ओके सर।
सर 2i कैप माइनस जे कैप। ऐसा तो नहीं होगा, बिकॉज इसमें आई कैप जे कैप के कैप सब कुछ आएगा। वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर, ये तो जो, वो के कैप है या ये जे कैप और वो के कैप है? हाँ ये जे कैप है, वो के कैप। अच्छा ओके। तो एक एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा है, एक एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। तो ऐसा मान सकते हैं कि आई कैप जो है वो फ्रंट का डायरेक्शन है, आई कैप फ्रंट है। विजुअलाइज करने के लिए कह सकते हैं कि आई कैप फ्रंट की तरफ है, के कैप राइट की तरफ है, आई कैप फ्रंट की तरफ है, जो फ्रंट डायरेक्शन है वो आई कैप है, के कैप राइट की तरफ है, और जे कैप वर्टिकली ऊपर, अप, वर्टिकली अप डायरेक्शन में जे कैप। टू आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस सर माइनस 8 के कैप। टू आई कैप या माइनस टू आई कैप, 2i कैप। ने किसको ऑब्जर्वर माना, किसको ऑब्जेक्ट माना? यहाँ ऑब्जर्वर कौन सा, सर ऑब्जेक्ट कौन सा है? वेलोसिटी ऑफ कार, ऑफ कार मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, कार की वेलोसिटी तुम्हें पता करनी है। कार ऑब्जेक्ट हो गया, हेलीकॉप्टर वेलोसिटी, हेलीकॉप्टर ऑब्जर्वर हो गया। जो पहले लिखा है ना, पहले जो लिखा है वो होता है ऑब्जेक्ट, बाद में जो लिखा है वो होता है ऑब्जर्वर। ओके। वेलोसिटी ऑफ कार मतलब कार जो हो गया वो पी की तरह बिहेव कर रहा है, हेलीकॉप्टर जो है वो ओ डैश है। और ये जो बता रखा है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारा कुछ बता रखा है हमें। ये वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ ये है, और ये वेलोसिटी ऑफ ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू ओ। हमने वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश निकालना इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ डैश विद रिस्पेक्ट टू दिस माइनस दिस। 3 - 5 हो जाए -2 आई कैप, -7। इसमें हेलीकॉप्टर ऑब्जेक्ट है नहीं, किसकी जो वेलोसिटी देख रहे हैं सर। तुम्हें फाइंड किसकी वेलोसिटी? ऑब्जर्वर है मतलब। हाँ हेलीकॉप्टर ऑब्जर्वर। सर फाइंड ऑब्जर्वर, हाँ जी वही कह रहा हूँ। कार ऑब्जेक्ट है, हेलीकॉप्टर ऑब्जर्वर है। हाँ जी ओके। जिसकी फाइंड करनी है दैट इज ऑब्जेक्ट, और जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है वो ऑब्जर्वर है।
डन सर। ठीक है, क्या आ गया आंसर? -2 i कैप -7 j कैप +8 k कैप। और अगर वहां पे जो आंसर दिया हो, 8 के। हाँ जी। जो ऑप्शंस तुम्हें गिवन हो, अगर ऑप्शंस में तुमसे सिर्फ मीटर पर सेकेंड के टर्म्स में पूछा गया हो, तुम्हें उसका मॉड निकालने को आ सकता है। अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया तो वेक्टर की वैल्यू लिख दो। अगर सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो ये बता रखा है कि दिस मैनी, मतलब समथिंग कुछ वैल्यू दे रखी है सिंपल। सर एक और बार रिपीट कर दो, आपने क्या बोला सर, मीटर पर सेकंड वाला? जैसे अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस में i कैप, j कैप, k कैप के फॉर्म में दे रखा है, फिर तो तुम डायरेक्टली इसको चेक कर लो तुम्हारे कौन सा आंसर मैच कर रहा है, जो ऑप्शंस दे रखे हैं। बट कभी कभी हो सकता है कि आंसर में जो वैल्यू दे रखी है वो 30 मीटर पर सेकेंड ऐसा वैल्यू दिया हुआ हो, ना कि i कैप, j कैप, k कैप, सीधे उसकी वैल्यू दी हुई हो। उसके लिए तुम्हें क्या हाँ कैलकुलेट जी। करना, इसका मॉड निकालना पड़ेगा और मॉड को कंपेयर करना हो कि मॉड किससे मैच कर रहा है। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, -7 का स्क्वायर 4 49, 8 का स्क्वायर 64। 49 64 इसका जो रूट आएगा वो ये आ जाएगा 68 + 100, 68 + 40, 117 √117। 117। तो √117 इसकी एक्चुअल वैल्यू आ रही है। तो जो ऑप्शन होगा वो √117 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ दिया हुआ होगा, तो वो हो सकता है। या फिर नॉर्मली आई कैप जेके के टर्म्स में देना चाहिए एक्चुअल में तो। बट कभी कभी क्या होता है ना कि जो तुम्हारे पास जो वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग मॉड निकाल के दे देते हैं कि ये वैल्यू है एट दिस एंगल, या ऐसा कुछ बता रखा होता है। कन्वर्ट करना आना चाहिए फ्रॉम वेक्टर फॉर्म टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो फाइंड करना आना चाहिए। ये जो लिखा है -2 i कैप -7 j कैप +8 k कैप, ये विजुअलाइज हो रहा है ये किस डायरेक्शन में जा रहा होगा। इस कन्वेंशन को यूज करते हुए आई कैप हम लोग फ्रंट को मान रहे हैं, के कैप राइट को, जे कैप वर्टिकली अप। उसे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, हेलीकॉप्टर कैसा दिखाई दे रहा होगा? -2 i कैप मतलब वो बैक की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। -7 j कैप मतलब डाउन जा रहा है। और +8 k कैप मतलब राइट की तरफ जा रहा है। थोड़ा वो पीछे रहता जा रहा है पीछे, साथ में वो लेफ्ट जा रहा है सर, वर्टिकली राइट, नीचे। वर्टिकली डाउन और राइट की तरफ जा रहा है। हाँ जी। इसका मीनिंग है विद रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर। ये क्लियर है? हाँ जी सर। अब मान लो कि तुम जा रहे हो एक कार से, उसकी वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एलिवेटर है एक एलिवेटर है किसी ओपन से मॉल वगैरह में, बाहर से होता है ना कि कैप्सूल वाला जो लिफ्ट होता है, कैप्सूल लिफ्ट, ऐसा एक एलिवेटर है हाँ जी। आउटसाइड से, और वो मूव कर रहा है अपवर्ड्स, वो मूव कर रहा है अपवर्ड्स विथ 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू कार, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू कार। ट्राई करो।
सर 7 km/h। कैसे? तुमने सीधा डिफरेंस निकाल लिया, दोनों के डायरेक्शंस हाँ जी। डायरेक्शंस पे ध्यान नहीं दिया, वेक्टर है ना वो। ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जर्वर कौन सा है पहले पार्ट के लिए? फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जर्वर कौन सा है, पहले ये आइडेंटिफाई करो। सर ऑब्जर्वर एलिवेटर है। एलिवेटर क्या है, ऑब्जर्वर या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कार है। ऑब्जेक्ट कार। ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट कार है, हाँ जी। ऑब्जर्वर एलिवेटर है, फर्स्ट पार्ट। एलिवेटर, हाँ जी। ठीक। तो जो ऑब्जेक्ट उसको हम लोग पी मान लेते हैं, और ऑब्जर्वर को हम लोग ओ डैश मान लेते हैं, जो मूविंग ऑब्जर्वर है उसको ओ डैश मान लेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन है वो वैलिड हो जाएगा इसके लिए। तो अब वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या है? स्टेशनरी ग्राउंड के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है उसकी वेलोसिटी? वो दिख रहा है 5, बट डायरेक्शन क्या है, आई कैप या जे कैप? बताओ। 5 का डायरेक्शन क्या, आई कैप है या जे कैप है? सर 5 का डायरेक्शन सर आई कैप। आई कैप। और ओ डैश ओ जो है वो क्या है? 12। 12 जे कैप। 12 जे कैप, करेक्ट। आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश क्या आ रहा है? सर 5 आई कैप माइनस 12 जे कैप। और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया होगा ना उन लोगों ने, वो इस फॉर्म में नहीं दिया होगा। उन्होंने आंसर में दिया होगा 7 किलोमीटर पर आवर, या फिर 17 किलोमीटर पर आवर, या फिर 13 किलोमीटर पर आवर। तुम कौन सा ऑप्ट करोगे? सर 13। 13, बिकॉज उसका जो मॉड आएगा वो 13 आएगा। तो जल्दबाजी में बहुत लोग सिंपल सा रिलेटिव मोशन समझ के इसको या सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे वैल्यू, और 7 या 17 ला देंगे, जो गलत हो जाएगा। तुम्हें इसे वेक्टर के फॉर्म में रखना है, क्यों? बिकॉज दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, एक आई कैप में एक जे कैप में। अगर दोनों आई कैप होता तब तो सब्ट्रैक्ट इजिली कर देते हम लोग, और वो वैल्यू हो जाती है उसकी। हाँ जी। ठीक है। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्चुअली, क्या मतलब है इसका? हाँ जी। रिलेटिव क्यों पढ़ते हैं हम लोग? बिकॉज कभी कभी हाँ ऑब्जर्वर जी। ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है वो एक प्लेन के अंदर हो रहा होता है। प्लेन में या 3D में भी हो सकता है, प्लेन पे या 3D पे हो सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 3D में था एक्चुअली मोशन। एक हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, और एक कार जो मूव कर रहा था वो रोड पे मूव कर रहा था, राइट या फ्रंट वगैरह में जा रहा था वो। और हेलीकॉप्टर फ्रंट भी जा रहा था और साथ में ऊपर भी जा रहा था। उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो 3D का क्वेश्चन था वो, स्पेस में मोशन हो रहा था वो, ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर। और ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ये 2D का बन गया, बिकॉज वो सिर्फ फ्रंट जा रहा था और एलिवेटर एलिवेटर ऊपर जा रहा था। उसके रिस्पेक्ट में जो बन रहा है वो 2 डायमेंशन, एक प्लेन के अंदर हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये पॉइंट्स क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा। हाँ जी सर। अब दो स्टैंडर्ड हम लोग प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड नो प्रॉब्लम सर कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट करना था क्या? अच्छा, इसका एक और पार्ट है, वो कर लिया तुमने? वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर रिस्पेक्ट टू कार। सर कर लिया। वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर रिस्पेक्ट टू कार कितना आ रहा है? सेकंड पार्ट, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर रिस्पेक्ट टू कार, ये ठीक निगेटिव हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा उसमें। ये आ जाएगा 12 जे कैप माइनस 5 आई कैप, बिकॉज यहाँ एलिवेटर बन गया ऑब्जेक्ट, कार बन गया ऑब्जर्वर। एलिवेटर की वेलोसिटी में से माइनस करना है कार की वेलोसिटी। एलिवेटर का 12 जे कैप, डिस्कनेक्ट हो गया।